नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी जिसमें हम लोग जीएस पढ़ रहे थे और जैसा कि हम लोग हर एक वीक में 2 लेक्चर हिस्ट्री का पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग का जो सेगमेंट चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। आज उसमें हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपी मतलब जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपीय महाद्वीप है, उसके कुछ देश के लोग भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने शुरू में व्यापार और कुछ देश व्यापार से साम्राज्य तक गए। ठीक, तो इसी सेगमेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसमें कि ऐसा नहीं है कि भारत अगर ज्योग्राफी के हिसाब से आप देखें तो यह पूर्व में स्थित है और यूरोप पश्चिम में। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम से पूर्व का व्यापार पहले नहीं था। ठीक, पहले का मतलब जब मिडाइवल हिस्ट्री, जो मिडाइवल काल है, मध्यकाल है, उसमें भी पश्चिम और पूर्व के बीच में व्यापार होते थे। ठीक, तो मतलब यूरोप का भारत या भारतीय उपमहाद्वीप आप कह लें, भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापारिक संबंध थे, व्यापार होते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियों को भारत आने के लिए या भारत से व्यापार करने के लिए एक अलग से रास्ते की खोज करनी पड़ी। ठीक, और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, जो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप देखेंगे भारत में बहुत सारी छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मतलब भारत में ऐसी कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो एक मजबूत भारत को संगठित करके रख सके। और जब यूरोपीय कंपनियां भारत आएंगी तो व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के एक चतुर्भुजी संघर्ष देखने को मिलेगा और उस संघर्ष में जो विजयी होगा, जो विजेता होगा, वही भारत में लंबे समय तक अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जब इनका पहले से व्यापार होता था तो अचानक से इनको अलग से समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी या अलग से व्यापारिक मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो थोड़ा सा इतिहास की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, विश्व इतिहास की, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आए, फैक्ट तो अपनी जगह है। सन 1453 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे कि अच्छा, इसके पहले जो व्यापार होता था पश्चिम से पूर्व का, वह यूनान, वर्तमान समय में ग्रीस, इस देश के ही व्यापारी और अरब के व्यापारी भारत आते थे और भारत से बहुत सारी चीज़ें, मुख्य रूप से मसाले, यहाँ से ले जा कर के यूरोप के देशों में बेचते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप में ठंड अधिक पड़ती है और मसालों की सहायता से ही जो मीट होता था, मांस होता था, उसको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाता था। खाने के योग्य बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो इसी को लेकर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूती वस्त्र हो गया, कपास से बने हुए कपड़े, है ना, इन सब चीज़ों का भी भारत से निर्यात होता था और ये लोग आयात करते थे। मीडिएटर के रूप में यूनानवासी, वेनिस के लोग और अरबवासी, तो इस तरीके से इनका व्यापार होता था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, है ना। वेनिस तो यूरोप में ही है, ठीक, इटली में। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर अलग से यूरोप के देश के लोगों ने अलग से समुद्री मार्ग की खोज की या अलग व्यापारिक मार्ग की खोज करने का प्रयास किया। तो आइए इसको चर्चा में देखते हैं आगे कि 1453 में, 1453 ईस्वी में, ठीक, यहाँ से थोड़ा ज्योग्राफी की आपको समझ में होनी चाहिए कि जो टर्की वाला इलाका है, जिसे तुर्की कहते हैं उस समय, तुर्की, या और ऐतिहासिक संदर्भ में आप देखें तो एक क्षेत्र है कस्तुनतुनिया का क्षेत्र, कस्तुनतुनिया का क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र पर तुर्क का कब्जा हो गया, इसलिए इसका नाम बाद में कस्तुनतुनिया से टर्की या तुर्की हो गया, फिर बाद में इसको टर्की बोला जाने लगा। ठीक, तुर्क लोगों का कब्जा हो गया। जब तुर्क लोगों का कब्जा हो गया तो फिर जब भी इधर से इधर लोग आते जाते तो यह इनको डिस्टर्ब करते थे। यूरोपीय लोग चाहते भी थे कि जो व्यापार पर वेनिस और अरब के लोगों का व्यापारिक एकाधिकार है, इसको हम क्या करें, समाप्त करें। और यह एकाधिकार तभी समाप्त हो सकता था जब
किसी अन्य रास्ते से भारतीय उपमहाद्वीप में आया और जाया जाए। ठीक, तो 1453 ईस्वी में हुआ क्या कि तुर्क पर मतलब कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया और कहीं न कहीं भारत और यूरोप का जो व्यापार था उस पर पूर्ण रूप से अरब और वेनिस के वासियों का एकाधिकार हो गया था। यह बात यूरोप के अन्य देश के लोगों को सही नहीं लग रही थी। इस व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही वो अलग मार्ग की खोज करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अलग मार्ग की खोज चाह लेने से नहीं होगी, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि जब इंग्लैंड में पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल के बाद कुछ नए आविष्कार हुए, जैसे बड़े जहाज़ों का निर्माण शुरू हुआ, साथ साथ दिक्सूचक यंत्र यानी कि दिशा सूचक यंत्र इत्यादि का निर्माण। बाकी आप देखेंगे गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार, एक विश्व का मानचित्र का बनना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप तक आने के रास्ते को खोजने में सुगमता प्रदान की। तो यह भी एक वो था। इसके बाद तीसरा कारण आप देखेंगे, पहला कारण हमने बताया कि इस क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया था, इस एकाधिकार को यूरोप के अन्य देश के लोग समाप्त करना चाहते थे। दूसरी बात, चाहते थे तो उसमें सहयोग किसने प्रदान किया, तो बड़े जहाज़ों का निर्माण और दिक्सूचक यानी दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार। आविष्कार का मतलब प्रबोधन काल के बाद ये जैसे हर चीज़ को हम पहले भगवान पे छोड़ देते हैं, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन जब प्रबोधन काल हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, तो उसके बाद लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक पहल की विकास हुई और लोग तार्किकता की तरफ ज़्यादा गए, तो उनको नए नए आविष्कार, नए नए खोज करने के अवसर प्राप्त हुए। उसी कारण से हुआ। अभी हम प्रबोधन काल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इसने कहीं ना कहीं यूरोपियों का आने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद अन्य यूरोप के जो देश हैं प्रमुख रूप से, जैसे आप देखेंगे प्रारंभ में स्पेन, इसके बाद पुर्तगाल, इन्होंने अपने यहाँ नाविकों को सरकारी खर्चे पर विश्व के देशों की खोज करने के लिए, और खोज करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो देश पहले से नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से हैं, उस देश तक पहुँचने के लिए जो मार्ग थे उनकी खोज करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया, है ना। तो स्पेन, इसे देखकर आप देखेंगे स्पेन का एक यात्री है कोलंबस। ठीक, कोलंबस भी स्पाइस आइलैंड यानी मसालों के द्वीप के रूप में भारत की पहचान है यूरोप में। ठीक, कोलंबस भी जो है भारत की खोज करने के लिए यानी भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का जो एरिया है, अटलांटिक महासागर से नीचे अफ्रीकी महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे उत्तमांशा अंतरिक्ष से जब आप पूर्व की तरफ आएंगे तब आप हिंद महासागर में आएंगे। कोलंबस रास्ता भटक गया, यह पूर्व की जगह अटलांटिक महासागर से पश्चिम की ओर चला गया और यह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। ठीक, तो इस तरह से इसने जो है उत्तरी अमेरिका की खोज की, किसने, कोलंबस ने, जबकि यह निकला था भारत जाने के लिए। ठीक, और पहले माना गया कि यही इंडिया है, लेकिन बाद में जब दूसरा यात्री था पुर्तगाल का जिसका नाम था वास्को डिगामा, हालांकि वास्को डिगामा से पहले बार्थोलोम्यो नाम का यात्री या नाविक आप कह सकते हैं इसको, बार्थोलोम्यो नाम का यात्री यह उत्तमांशा अंतरिक्ष तक आ चुका था। मतलब आप समझें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके सबसे दक्षिणी पॉइंट तक यह आ चुका था, यानी वहाँ तक के रास्ते की जांच पड़ताल इसने कर ली थी। और बार्थोलोम्यो के बाद जब वास्को डिगामा आता है तो वह केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमांशा अंतरिक्ष से आगे बढ़ते हुए भारत तक पहुँच जाता है। ठीक, तो इनके द्वारा अब जब तक बड़े जहाज नहीं होंगे, दिशा सूचक यंत्र नहीं होंगे, तो समुद्री मार्ग यानी समुद्री रास्ता इतना आसान नहीं होता। तो इन्हीं के द्वारा ये सब खोज की गई जिससे नए रास्ते मिले। तो यह एक बेसिक समझ हमने आपके दिमाग में बताई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली और व्यक्ति के रूप में वास्को डिगामा भारत आता है। ठीक, अब जब वास्को डिगामा भारत आया तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जैसे इसकी सहायता एक अब्दुल मजीद नाम के नाविक ने की थी जो भारत का ही रहने वाला था। ठीक,
जब यह भारत आया तो कहाँ गया, तो यह कालीकट के तट पर गया। इसका स्वागत किसने किया, तो गुजरात का ही एक हिंदू राजा था जिसकी उपाधि थी जमोरिन, उसने इसका क्या किया, भारत ने वेलकम किया। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में परिचय के रूप में बताया ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। तो भारत आने वाले अगर हम यूरोपियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए। ठीक, तो अब हम देखेंगे पुर्तगालियों में कौन पहले आता है और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक, वहाँ से फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए अभी जो हमने चर्चा की उसी को हम यहाँ पॉइंट वाइज से जो पृष्ठभूमि थी कि किस परिस्थितियों में यूरोपीय कंपनियाँ भारत आई थी, तो सबसे पहले लिखा है कि मध्यकाल में भी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से, स्थल मार्ग से भी, कुछ लाल सागर वाले रास्ते से भी होता था। 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत, जो भी हमने बात की, एशिया माइनर को इसने जीत लिया, यानी परिणाम स्वरूप कुस्तुनतुनिया पे इनका अधिकार हो गया। इस तरीके से जो व्यापारिक मार्ग था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, मतलब यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया का भारत के साथ, वह मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गया, यानी तुर्कों के कब्जे में आ गया। अब जो यूरोपीय थे उनकी इच्छा क्या थी कि एक तो वह वेनिस वासियों अरब के व्यापारियों का एकाधिकार तोड़ना चाहते थे, दूसरा तुर्कों की शत्रुता से बचना चाहते थे, और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना चाहते थे, बीच में किसी मीडिएटर को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वो डायरेक्ट जो है भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों के साथ अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करें। इसके लिए और एक चीज़ जो मतलब सहयोगी साबित हुई कि 15वीं 16वीं सदी में जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, तो पुनर्जागरण काल के बाद वहाँ की सत्ता के द्वारा जो है भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। मतलब कि लोगों को उन्होंने अपने नाविकों को भेजा कि आप जाकर के नए नए स्थलों की खोज करिए। दूसरा एक कुतुबनुमा, जिसकी भी चर्चा हमने की, दिशा सूचक यंत्र है, इसको कुतुबनुमा कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। इसका भी आविष्कार हो चुका था और जहाज़ों के निर्माण ने इसको प्रोत्साहित किया। और इसी प्रोत्साहन क्रम में सबसे पहले 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यो ने उत्तमांशा अंतरीप की खोज की। ठीक, फिर इसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और इसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज की। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बार्थोलोम्यो ने 1488 ईस्वी में उत्तमांशा अंतरिक्ष तक के समुद्री मार्ग की खोज की। 1492 ईस्वी में स्पेन का नाविक था कोलंबस, या इसने जो है अमेरिका आने तक के समुद्री मार्ग की खोज की। हालांकि कोलंबस भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भटक करके अमेरिका पहुंच गया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यानी अगर यूरोपीय कंपनियों या यूरोपियों की बात करें हम, तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियों में पुर्तगालियों का नाम आता है। तो अब हम पुर्तगालियों के बारे में चर्चा करेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लें। तो सबसे पहले पुर्तगाली या यूरोपीय के रूप में आप देखेंगे कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। ठीक, बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, तो अब पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन टेट सुपर टेट वाला ध्यान रखें, नया नया पैटर्न है और नई नई चीज़ें वहाँ पर पूछी जा रही हैं। ठीक, तो वहाँ पर अब इन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है, तो कई बार आप आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आर ओ और यूपीएसआई लेखपाल के एग्जाम में अब ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि प्रथम आने वाला यूरोपीय कौन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए वास्को डी गामा, है ना। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया। ठीक, तो ये तो पीछे लेवल का क्वेश्चन हो गया, है ना। ये 1502 ईस्वी में दोबारा फिर भारत आता है, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चीज़ों को आपको हमेशा प्रारंभ से ही पढ़ना पड़ता है। इतिहास में आप चीज़ों को छोड़ करके नहीं पढ़ सकते बीच बीच से। ठीक, और सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि नहीं बस ये पढ़ लिया हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये भारत में कहाँ पर आते हैं, तो कालीकट बंदरगाह शहर है भारत का, बंदरगाह या पत्तन आप जानते हैं, जहाँ पर बड़ी जहाज़ें रुकती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह, पत्तन बोलते हैं, पानी वाली जहाज़ें। तो भारत में कालीकट के तट पर आया था। अब्दुल मलिक नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक, या ऐसे कहते थे, ये भी व्यापारी ही था जिसने रास्ता दिखाने का काम किया था वास्को डी गामा का। यानी वास्को डी गामा ने किसकी सहायता ली थी, अब्दुल मलिक की, है ना। ठीक, तो यह एक गुजराती पथ प्रदर्शक है जिसकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंच पाया था। कालीकट के तट पर हिंदू शासक, इसका नाम
किसी ऐतिहासिक साक्ष्य में नहीं मिलता, इसलिए जमोरिन जो है वो इसकी उपाधि, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जमोरिन क्या है, उपाधि है, इसका नाम अभी तक कंफर्म किसी ऐतिहासिक स्रोत में नहीं मिला है। तो जो कालीकट का हिंदू शासक है उसकी जमोरिन नाम के रूप में ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप याद रखें जमोरिन जो कि इसकी क्या उपाधि है, ने इसका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। और यह बात वहाँ पर पहले से उपस्थित जो अरब व्यापारी थे उनको अच्छी नहीं लगी, तो वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसका विरोध सबसे पहले किसने किया था, तो अरब व्यापारियों ने, है ना, जो पहले से यहाँ से व्यापार करते थे। ठीक, अरब व्यापारी एक तरीके से मीडिएटर थे, वो भारत से मसाले वगैरह खरीद के ले जाते थे, और उधर वेनिस व्यापारी जब आते थे या यूरोप के लोग आते थे अरब, तो वहाँ से उनको ऊँचे दामों में वो बेचते थे। यूरोप वाले अब इसको अपने से ही करना चाहते थे। आगे आप देखेंगे, जैसे प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया कि पुर्तगाली जो भारत आए थे तो उनके दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे या उनके उद्देश्य क्या थे, तो मेनली वहाँ पर दो ही चीज़ देखने को मिलती। एक तो ये कि वह अरबों एवं वेनिस वासियों का भारत के व्यापार से प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये तो सब लोग लगभग व्यापार तक सबको रहता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ईसाई धर्म का प्रचार करना भी उनका एक मोटिव था, है ना, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो समय है ये इस्लाम के उदय का समय है ना, और जब इस्लाम निकलेगा बाहर तो इन दोनों में कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म को प्रसारित करने का एक कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ईसाई धर्म का प्रचार करना भी उनके मोटिव में था, और कहीं यही जो आगे चल करके उनका क्या बनेगा, पतन का कारण भी बनेगा, और पुर्तगालियों को भारत से अपने सत्ता को समेटना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने, इनके जो प्रारंभिक उद्देश्य वो यही थे कि अरबों एवं वेनिस वासियों का भारत के व्यापार से प्रभुत्व को समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक, इसके बाद आप देखिए वास्को डी गामा जब यहाँ से जाता है भारत से, तो ये क्या लेकर गया, मसालों को लेकर गया, और मसालों में भी काली मिर्च को। ठीक, और पूरी यात्रा आने जाने में जो उसका खर्च लगा था उससे 60 गुने मुनाफे पर इसको बेचा, 60 गुना मुनाफा पर इसको ले जाकर के यूरोप में उसने बेचा, और इस कारण से अन्य यूरोपीय व्यापारी भी या अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी भारत आने के लिए आकर्षित हुए वास्को डी गामा के इस लाभ या मुनाफे को देखते हुए। तो आगे देखेंगे पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल नामक दूसरा व्यापारी जो पुर्तगाली है वो 1500 ईस्वी में भारत आएगा। ठीक, और इसके बाद यह लोग अपने जो वहाँ पे मतलब राजा हैं उनसे मिल करके एक कंपनी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, और उस कंपनी का नाम होगा एस्तादो द इंडिया। यह कंपनी पुर्तगालियों का भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, एस्तादो द इंडिया, और यह सरकारी कंपनी थी। सरकार के अधिकार के बाद, सरकार के अधिकार पत्र देने के बाद ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो यहाँ तक ये बेसिक चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए उसके बाद फिर जो है दूसरे पुर्तगाली के रूप में पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक, और यह जो है 2 बड़े जहाजी बेड़ों को साथ लेकर आया था, और इसने भी भारत से बहुत सारी चीज़ों को खरीद करके ये ले गया, 2 बड़े जहाजी बेड़ों के साथ। अगर हम व्यापारिक अधिकार की बात करें, क्योंकि देखिए लोग हैं, इनको अपने राजा से अनुमति लेना होगा, तो यहाँ पर उस समय राजा के रूप में पुर्तगाल में पोप अलेक्जेंडर 4th हैं, और इनसे जो है 1453 में ही इन लोगों ने भारत से व्यापार या पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। लेकिन भारत आते ही 1498 ईस्वी में, ठीक है, और उसके बाद फिर व्यापार करने के लिए एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी का लोग गठन करते हैं, है ना। तो इस बात को भी आप जानते रहिएगा, पोप अलेक्जेंडर 4th से, है ना। पुर्तगाल इस समय यूरोप का आप देखेंगे पश्चिमी तटवर्ती देशों में से एक, लिस्बन इसकी राजधानी है, अंगूर उत्पादन के लिए पूरे विश्व में फेमस है। ठीक, और जहाँ अंगूर होगा वहाँ प्राचीन यानी कि पुरानी शराबें भी मिलती हैं। खैर वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ देखते हैं तो पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल 1500 ईस्वी में आया। इसके बाद आप देखेंगे 1502 ईस्वी में पुनः जो है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है, वास्को डी गामा, ठीक, दूसरी बार भारत आता है। ठीक, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जमोरिन से ही, कालीकट में ही जमोरिन से ही व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की, और कालीकट में प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक,
हाँ, फैक्ट्री शब्द से एक बात और समझिएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर गोदाम से है ना। कोई कारखाना यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि भारत के अनेक इलाकों से चीज़ों को यहाँ पर ख़रीद करके स्टोर किया जाता था और बाद में उन्हीं सामानों को जहाज़ में लोड करके विदेश यानी अपने देश से लोग ले जाते थे। ठीक है, तो फैक्ट्री का मतलब गोदाम से है, यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि स्टोर होती हैं चीज़ें। ठीक, तो कालीकट में प्रथम फैक्ट्री को लगाया, लेकिन बाद में इसको जमोरिन ने ही बंद करवा दिया, जमोरिन ने ही बंद करवा दिया। ठीक, और जब जमोरिन ने ही बंद करवा दिया तो इसके बाद फिर 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री ये लोग कोच्चि के पास लगाते हैं, यानी कोचीन उस समय का नाम है, कोचीन में स्थापित। तो इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रथम मतलब पुर्तगालियों के द्वारा इस्टेब्लिश प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो कोचीन आप सही आंसर होगा। कालीकट में उन्होंने लगाया जरूर था, लेकिन उसको बाद में जमोरिन ने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे रह नहीं पाया। तो 1503 ईस्वी में पहली प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में इस्टेब्लिश हुई और इसके बाद आप देखेंगे कि निरंतर पुर्तगाली भारत आते जाते रहेंगे। फिर 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगेगी, दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कन्नूर 1505 ईस्वी में लगेगा और इस प्रकार से भारत के साथ पुर्तगालियों का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको याद रखना है एस्टाडो दे इंडिया, ये क्या है, यह पुर्तगाली कंपनी है जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक, पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में, ईयर भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से भारत में अब पुर्तगाली वायसराय का आगमन होगा। इसके बाद देखिए कि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, वायसराय मतलब राजा की आवाज़, यानी कि जो राजा होगा पोप अलेक्जेंडर IV उसके प्रतिनिधि के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक, यह क्या है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय है। कई बार देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन में भी आपको वास्को डी गामा का नाम मिलेगा, आप उस पर टिक कर देंगे, इससे यहाँ पे सावधानी रखना है। यह वायसराय है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय रहता है। ठीक, वायसराय बनने से पहले इसने एक काम किया था, 1503 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा करके दीव, जो काठियावाड़ का एक इलाका है, गुजरात में आप देखेंगे, गुजरात के दक्षिण में काठियावाड़ प्रदेश में दीव को छीन लिया था और दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। ठीक, तो यह पहली इनकी युद्ध या विजय कह सकते हैं आप, यहाँ पर है 1503 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पुर्तगालियों ने हरा करके द्वीप पर एकाधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसके बाद 1530 में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आता है और 1509 ईस्वी में यह जो है मतलब फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भी भारत का द्वितीय वायसराय, यानी कि द्वितीय पुर्तगाली वायसराय कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना। इसके बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यही जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, 1510 ईस्वी में इसने यूसुफ और आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, मतलब गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का और हरमुज ये दोनों पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी कही जाती हैं। पूर्व एशिया की उस समय की व्यापारिक मंडी के रूप में मलक्का और हरमुज थे। इनके ऊपर जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के पास आपको दिखेगा, है ना, तो हरमुज भी वहीं पर है। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा जो हिंद महासागर का व्यापार है वो कहीं न कहीं अब पुर्तगालियों के छत्र छाया में होने लगा। और इसलिए आगे चल कर के आप देखेंगे
कि नीनू डी कुन्हा जो 1529 से 1538 ईस्वी तक रहता है, ठीक, यह भी पुर्तगाली वायसराय है। नीनू डी कुन्हा मतलब फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला है, इसके बाद अल्बुकर्क है और इसके बाद नीनू डी कुन्हा है ना, ठीक। नीनू डी कुन्हा ने सबसे पहले क्या किया कि जो पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कोचीन थी उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा, ठीक। तो पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनाने वाला कौन था वायसराय, नीनू डी कुन्हा था, ठीक। इसके बाद इसने सैंथोमा वर्तमान समय में मद्रास यानी कि चेन्नई में पड़ता है। हुगली आप जानते ही हैं पश्चिम बंगाल है ना, उस समय का बंगाल, और दीव काठियावाड़ इस समय दमन दीव यूनियन टेरेटरी के रूप में है, ठीक। इन तीनों जगह पर फैक्ट्रियों की स्थापना की नीनू डी कुन्हा ने, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया और अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अरब एवं भारतीयों की जहाज़ों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय जहाज़ों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और एक सिस्टम ले आया, कार्टेज सिस्टम बोला जाता है। यह भी आपसे पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, कार्टेज। तो कार्टेज क्या होता था, कार्टेज एक तरीके से लाइसेंस होता था, मतलब यदि आपको हिंद महासागर से अपने जहाज़ को लेकर के जाना है तो उसके बदले कुछ धनराशि का भुगतान आपको पुर्तगाली कंपनी एस्टाडो द इंडिया को करना पड़ेगा और तब आपको परमिट यानी कि कार्टेज यानी लाइसेंस मिलेगा और तब आपकी जहाज़ जो है हिंद महासागर के रास्ते आ जा सकती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पुर्तगालियों का अपना एक विस्तार होता जा रहा है, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। यहाँ तक प्रमुख चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर आगे चर्चा करें। इसके बाद आप देखिए जो पुर्तगाली भारत आए तो इन्होंने भारत में क्या क्या लेकर आए, तो तंबाकू, टमाटर और आलू की खेती, है ना, यह पुर्तगालियों के साथ ही भारत में आई थी। जहाज एवं प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, है ना, और पुर्तगालियों के द्वारा ही आप देखेंगे कि 1553 ईस्वी के आसपास गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया, है ना। कहाँ पर, गोवा में ही पहला प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया गया। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला, ठीक। बिल्डिंग को बनाने की बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो भवन निर्माण कला में जो गोथिक है यह पुर्तगालियों की ही क्या है, देन है ना। तो गोथिक स्थापत्य कला का विकास भारत में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे 1632 ईस्वी में एक और फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि 1632 ईस्वी में उत्तर भारत में अगर आप देखें तो दिल्ली में मुग़ल सत्ता इस्टेब्लिश हो चुकी है। एक चीज़ और देखिए छूट गया था, यहाँ पे मैं आपसे चर्चा कर दूँ। जब 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली के रूप में वास्को डी गामा भारत में आया था तो उस समय यदि हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा है और यहाँ पर लोधी वंश था, ठीक। यहाँ पर कौन था, लोधी वंश की सत्ता थी दिल्ली में, ठीक। बाद में आगे चल कर देखेंगे इसके बाद मतलब पुर्तगालियों के बाद उत्तर भारत में क्या मुगलों का आगमन होता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने क्या किया था कि हुगली से, क्योंकि यह हुगली यानी जो बंगाल का इलाका था वह दिल्ली सम्राट के अंतर्गत आता था, हुगली से पुर्तगालियों को भगाया था, ठीक। तो हुगली से पुर्तगालियों को भगाने का श्रेय किसको प्राप्त है, शाहजहाँ को। हुगली से पुर्तगालियों को भगाया था, ठीक। और हालांकि पूरे भारत से 1961 ईस्वी में पुर्तगाली बाहर होंगे, है ना, ठीक। क्योंकि 1900 देश के आज़ाद होने के बाद भी दमन दीव और गोवा के कुछ भाग पर इनका कब्जा बरकरार रहता है। 1961 में, है ना, एग्रीमेंट के तहत फिर ये छोड़ते हैं, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आए भी सबसे पहले और जाएंगे भी सबसे आखिरी में, है ना, ठीक। खैर, और इसके बाद आप देखिए एक और घटना थी कि 1661 ईस्वी में जो बम्बई था वह इनके अधिकार में था, लेकिन 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है।
ठीक, किसके साथ हो जाता है? चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है। और इसी विवाह संबंध के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली जो होता है वह बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को दे देते हैं। ठीक, बम्बई किसको मिल जाता है? अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में। और बम्बई एक तरीके से बहुत बड़ा एसेट था, लेकिन चूंकि राजकुमारी कैथरीन की शादी किससे हो जाती है? इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और चूंकि राजा का आदेश है और एक कंपनी भी साउथ इंडिया क्या थी? राजा की कंपनी थी। तो उन्होंने इसको क्या किया? बॉम्बे को अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने इसी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको किराए पर दे दिया था। और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही बम्बई मिलने से ही उनके एसेट यानी संसाधनों में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलती है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान का कारण बनता है। और यहाँ पर यह पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का भी कारण बनेगा। भारत में जो पुर्तगालियों के पतन का कारण था उसमें प्रमुख कारण आप देखिए तो चर्चा कर लेते हैं उसकी भी एक बार। सबसे पहला कारण तो यह था धार्मिक असहिष्णुता। ठीक, धार्मिक असहिष्णुता, क्योंकि पुर्तगाली आने के साथ ही धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से कराने लगे। जो इनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा, आप देखेंगे कि जो निम्न पुर्तगालियों में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको प्रोत्साहित किया गया भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए, जिससे कि पुर्तगालियों की संख्या भारत में क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं विवाह नीति। ठीक, यह भी इनके पतन का क्या रही? कारण रही। इसके बाद आप देखिए कि यह दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जब आया तो मुगलों का, और दक्षिण भारत में इनको मराठों के विद्रोह का हमेशा सामना करना पड़ा। यह भी इनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। और आगे चल करके आप देखेंगे कि पुर्तगाल का स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, इसी के बगल में ही एक देश है, पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया है ना, यानी स्पेन, पुर्तगाल के ऊपर स्पेन का अधिकार हो गया। और स्पेन के जितने भी उपनिवेश थे वह पूरब नहीं बल्कि पश्चिम के देशों में थे, यानी कि जैसे ब्राज़ील हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया, यह सब स्पेन के उपनिवेश थे। तो स्पेन ने अपना ध्यान उधर लगाया, जिसकी वजह से पुर्तगालियों को भी अपना ध्यान उधर लगाना पड़ा। और भारत में पुर्तगाली क्या हो गए? कमज़ोर हो गए, यानी कि पुर्तगाली जो एक साम्राज्य के रूप में थे वो इस्टेब्लिश अपने आप को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाए। व्यापार होता रहा और 1961 ईस्वी तक कुछ न कुछ पुर्तगाली आपके दमन दीव और गोवा में रह जाते हैं, है ना। तो यह पुर्तगालियों से संबंधित एक था इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यूरोपीय आगमन या पुर्तगालियों के आगमन से जुड़ी हुई, उसको आज हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको बता दी। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था उसने समुद्र में व्यापार को लेकर के एक नीति बनाई थी, जिसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति कहा जाता है। ठीक, यह किसने बनाया था? तो वही फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो प्रथम वायसराय था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा, है ना। ठीक, बाकी जो भी किताब आपके पास उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जाती है इसका आप नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डच के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।